तो वी स्टार्ट विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अगर हमको समझना है तो हमने एक चीज डेवलप की, दैट इज अ कोर ऑडिट प्रोसेस। इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, करेक्ट। उसके बिना हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को समझ नहीं सकते। और मैं ये भी समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग ये इंटर में भी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन फिर मैं ये भी समझता हूं जो इंटर में आप पढ़ते हो, ठीक है, वो धुंधला हो जाता है, बहुत हद तक धुंधला हो जाता है। तो आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कोशिश करनी चाहिए, करेक्ट। अगर आपके दिमाग में पुरानी मेमोरीज है तो क्लास में आप कितना खत्म कर सको, क्लास में आप कितना खत्म कर सको, और क्लास के बाद घर जाके आप कितनी उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस कर सको। बोलने के लिए वापस केस स्टडी, यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड का कौन सा पार्ट आपको लिखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस कोर ऑडिट प्रोसेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बट नॉट एक्सपेक्टेड डायरेक्टली इन एग्जाम्स। तो और आपको इसी चीज को ध्यान में रख के पूरा ऑडिट अब सोचना है। इसी चीज को, प्रैक्टिकल जो ऑडिट होता है उसको आपको भूल जाना है। तो सबसे पहले हमने ऑडिट को अलग अलग फेजेस में बांटा है। इनिशियल फेज आपका, फिर आपका प्लानिंग फेज। इनिशियल फेज जब तक आप एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करते, अग्रीमेंट साइन नहीं करते हो, आपका इनिशियल फेज। वो फेज के बाद आप प्लानिंग करते हो, क्या चेक करना, कैसे चेक करना, दैट इज प्लानिंग फेज। उसको रिस्क असेसमेंट फेज भी बोलते हैं, देखेंगे हम लोग। फिर आप एक्चुअल चेकिंग करते हो, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज या रिस्पॉन्स टू रिस्क। आपने रिस्क पता की थी, अब उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो चीजों को। फिर आपका रिपोर्टिंग फेज, और आखिरी में अदर पॉइंट्स। बहुत सिंपल। पहले इनिशियल फेज के बाद में प्लानिंग फेज, प्लानिंग के बाद आपका एग्जीक्यूशन फेज, और एग्जीक्यूशन के बाद आपका रिपोर्टिंग, एंड देन अदर पॉइंट्स। इनिशियल फेज बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। तो हम सबको पता है, हम प्रोफेशनल इसमें पढ़ने भी वाले हैं कि हम खुद जाके किसी क्लाइंट से काम मांग नहीं सकते एज पर प्रोफेशनल एथिक्स, करेक्ट। तो लोगों ने आके काम ऑफर करना चाहिए, तो बहुत आसान। तो आपको इमेजिन करना है, एक सीए का ऑफिस है, आपका खुद का सीए का ऑफिस है। इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग रहेगी उतनी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, करेक्ट। आपका पर्सनल केबिन है 500 स्क्वायर फीट का खुद का। सर पूरे ऑफिस 300 स्क्वायर फीट में निपट जाते बोले। आपका 500 स्क्वायर फीट का केबिन है, और फिर और आपका ऑफिस है फर्दर 1000 स्क्वायर फीट। नाउ तो बंदा आता है रिसेप्शन पे और बोलता है कि मुझे ऑडिट करवाना। वी आर अ कंपनी विथ 500 करोड़ टर्नओवर और मुझे ऑडिट करवाना है। तो रिसेप्शन पे तो पहला बंदा आया, उसने क्या ऑफर किया? ऑडिट ऑफर किया। रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा होता है, अच्छा सर मुझे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है, जब भी कोई आता है और बोलता है कि ऑडिट करवाना है, मुझे बेसिक कंडीशंस पूछनी पड़ती है। 2 बेसिक कंडीशन आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? बोले पूछो। बोले नंबर 1, टुडे आप अग्रीमेंट पे लिख कर दोगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना आपकी जिम्मेदारी है और उसके लिए जितनी चीजें होती है वो भी आप करोगे? बोले हाँ हाँ हाँ, मेरी अकाउंट्स की टीम है, मेरी अकाउंट्स की टीम है और वो पूरी टीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर देगी। वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आप जो बेस यूज करते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट यूज करते हो, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग का बेस, अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम लोग पूरा इंडिया जो यूज करता है ना, बोले वो यूज करते हैं। पूरा इंडिया जो यूज करता है वो यूज करते, बोलते वी आर इंडियाज बेस्ड चलते बोले हम लोग। बोले ठीक है, डन। प्री कंडीशंस आपने फुलफिल की, चलिए बोले आगे जा सकते हैं। तो बंदा जा रहा था, उसने दरवाजा खोला केबिन का, बोले सर को इन्फॉर्म कर दिया आप जाइए।
अरे सर आप लिमिटेशन तो नहीं डालोगे, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं डालोगे, लिमिटेशन ऑन स्कोप, स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट में, स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं डालोगे? नहीं 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 नहीं, कोई लिमिटेशन में नहीं डालना चाहता, अभी इतना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा लिमिटेशन नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, जाइए अंदर जाइए। फिर जाके बैठता है, आपके सामने बैठे, बोले सर मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं हाँ करूं आपके असाइनमेंट के लिए, मुझे कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी पड़ती है। असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के पहले जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अच्छा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है। बोले पहले तो मैं सोचूंगा कि लॉजिकली मैंने आपका काम एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो तो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बोले एक काम करिए 10 पेज लो, बोले 10 पेज लो, इसमें बोले 10 पेज आपका फॉर्म है, पूरी हिस्ट्री छाप दो, फाइनेंशियल हिस्ट्री, बिजनेस हिस्ट्री, प्रेजेंट कंपटीशन, प्रोडक्ट प्लान सब छाप दो, भर दो पूरा फॉर्म। फिर मैं और मेरी टीम आपका फॉर्म भरेंगे, हम गूगल सर्च करेंगे आपके ऊपर, मार्केट में आपके बारे में पूछेंगे, फिर केयरफुली सोचेंगे कि आपका काम लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। आपका सपोर्ट और हमारा एग्जामिनेशन ये दोनों साथ में चाहिए। आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं काम कर ही नहीं सकता। तो आई एम गोइंग टू थिंक आर यू ट्रस्टवर्दी, मैं देखने वाला हूं। बोले एकदम ऑनेस्टली साहब, ठीक है। बोले कर लो, ये लो इन्फॉर्मेशन, साहब बधाई हो। पूरा इवैल्यूएशन बोलता है कि हमने आपका काम करना चाहिए। बोले एक और बात सोचनी पड़ेगी कि क्या हम आपके असाइनमेंट में एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, क्योंकि बोले हमारे ऑफिस में पता चला हमको आपके 5 रिलेटिव्स हैं, तो बोले हमने तय किया है कि ये 5 लोग कभी आपके असाइनमेंट पे नहीं आएंगे। बोले ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। नहीं तो आपकी ऐसी इच्छा होगी अपने रिश्तेदारों से ऑडिट करवा लो, तो बोले ऐसा नहीं होगा। बोले ठीक है डन, एथिकल रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए ये काम करना पड़ेगा। बोले डन। साहब एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं, ये लो एक कॉपी आप पढ़ लो, मैं पढ़ लेता हूं, साइन कर देते हैं, डन। प्रिलिमिनरी काम में हुआ क्या, ये सोचना है एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, एथिकल इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और आपने क्या साइन कराना, एंगेजमेंट लेटर। 3 बातें, डन। एंगेजमेंट लेटर साइन, इनिशियल फेज खत्म। कौन आया बंदा, क्या ऑफर किया, ऑडिट ऑफर किया बंदे ने। रिसेप्शन पे क्या पूछा, प्री कंडीशन। कैबिन में जाने से पहले लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं है, सामने आके बैठा तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, एथिकल इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना है, क्या साइन करेंगे, एंगेजमेंट लेटर। डन डन बोले साहब, हो गया, बहुत बढ़िया साहब, पहला फेज खत्म। और प्रॉब्लम ये है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, और हमारे दिमाग में प्रैक्टिकल लाइफ इतनी हावी है कि हम जब अपने मन से आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ ही लिख कर आते हैं, और वो नेचुरल है यार। तुमने दिन रात जो चीज देखी है वही लिखोगे ना, तुम थोड़ी वो, लेकिन इसलिए बार बार ऑडियो सुन सुन के, नोट्स देख देख के, दिमाग में यही जीवन है, इसी के हिसाब से चलना है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, जब आप ऑडिट पे उतरते हो तो हमको रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। प्लानिंग करते वक्त कौन सा ऑडिट करना है, रिस्क बेस्ड ऑडिट। वी आर सपोज रिस्क बेस्ड ऑडिट, हमको क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं करना। वी डोंट हैव टू डू क्वांटम बेस्ड ऑडिट। मतलब 400 घंटे देने हैं, 40 आइटम है, 400 डिवाइड बाय 40 कर दे, 10-10 घंटे सबको दे देते, 10-10 घंटे सबको अलोकेट कर डालते। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू द केस। जिधर दिक्कत ज्यादा है उधर मेहनत करेंगे, रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे, जहां मेहनत ज्यादा करना उधर ही। और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में इसको देखना चाहिए। बच्चे क्या करते, जो चीज आता है उसी को बार बार घोट डालते हैं। पहला चैप्टर कसम से
कितनी बार करोगे भाई? आता है आपको भाई, पेज पलटा। जब तेरे को लगे ये मुझे नहीं आता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। डोंट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग। हो गया भाई मेरा सब्जेक्ट, तब जाके तब लेके बैठ जाते हो। डन। जो नहीं आता वो करो ना ज्यादा। तो यहां पर भी हमको क्या करना है? रिस्क बेस्ड ऑडिट। अच्छा, रिस्क मतलब गलत चीजें होने के चांसेस को रिस्क बोलते हैं ना साहब। गाड़ी चलाते तो स्लिप होने के चांसेस है, दैट इज अ रिस्क। शेयर मार्केट में पैसा डालते तो डूबने के चांसेस, दैट इज अ रिस्क। सीए एग्जाम में रीअपियर होना पड़ सकता है, दैट इज अ रिस्क। सर देखो, दुखती रख पे हाथ मत रखो, आप कुछ और भी करो, फालतू की बात मत करो, दैट्स फाइन, इट्स ओके, बराबर। तो ना भाई साहब, आपको अगर पता करना है, जैसे मैं एक कॉमन एग्जाम्पल भी एकदम स्टैंड बदलते नहीं अपन। यहां से आपको लद्दाख जाना है, यहां से आपको लद्दाख जाना है, और आपको पता करना है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है, रिस्क कैसे पता करोगे? यू विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन। गूगल मैप पे देखोगे कितना टाइम लगता है, तो आप देखोगे अगर दिन में यार, अगर दिन में आप प्लानिंग करोगे, फिर दिन में आप बोले रिस्क क्या है, नींद में बोले गड़बड़ हो सकती है, तो बोले अपन एक काम करते, देखते कितना टाइम लगता है। दिन में 8 घंटे के ट्रैवल करेंगे, शांति से जाएंगे ना भाई, मर मर के नहीं जाएंगे, शांति से जाएंगे, ठीक है। 8 घंटे का ट्रैवल करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, ताकि नींद वाली रिस्क खत्म हो जाए। फिर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, क्या क्या गलत हो सकता है। बोले ये रोड मत लेना, यहाँ पे डाकू रहते, बोले चोरी चकारी होती है, सारे प्लान बाजू में रह जाएंगे, घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, बोले वापस। तो आर्टिकल पढ़ लिए। फिर कोई रॉयल एनफील्ड वाला होगा, उसके सेंटर कहाँ थे, उससे जानकारी ले ली। कोई खुद गया होगा, उससे पूछ लिया। तो व्हाट इज एट द बॉटम, यू विल कम टू नो अबाउट द रिस्क व्हेन यू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। जो आपको जानकारी मिलेगी, अगर आपको रिस्क पता करनी है तो आपने क्या इकट्ठा करनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। इसलिए, बराबर, ठीक है। अब प्लानिंग फेज में सबसे पहला काम, बिफोर वो गो टू दैट ऑल्सो, रिस्क के बारे में हमारा पूरा ऑडिट कैसा रहेगा? रिस्क बेस्ड, ठीक है। इससे पहले कि रिस्क के बारे में सोचना शुरू करें, वी गो फॉर प्लान। प्लान में सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। ब्रॉडली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंथली जाएंगे, क्वार्टरली जाएंगे, एनुअली जाएंगे, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। बड़ी टीम लेके जाएंगे, जल्दी काम करेंगे, छोटी टीम लेके जाएंगे, ज्यादा दिन काम करेंगे, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे, स्ट्रैटेजी। वाउचिंग ज्यादा करेंगे, स्ट्रैटेजी। एक्सपर्ट को रखेंगे नहीं रखेंगे, स्ट्रैटेजी। इंटरनल ऑडिटर पे काम भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, वो सब आपको इनिशियली सोचना है, इट इज ब्रॉड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बाद आपको डिटेल प्लान बनाना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, उसको बोलते हैं ऑडिट प्लान। पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर भी इसके ऊपर और सीरीज भी इसके ऊपर, 3 जो सीरीज है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको नई जानकारी मिलती है, यू कैन कीप अपडेटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्लान, वो आप बदल सकते हो, विल सी लेटर। नाउ सबसे पहला काम, एज सेड, रिस्क बेस्ड ऑडिट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जब भी आपको ये वर्ड दिखे, उसका मतलब क्या समझना है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, collecting information and obtaining understanding for risk। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, किसके लिए? रिस्क पता करने के लिए, विद दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फॉर रिस्क 315 हमको समझाता है how to collect information and obtain understanding for risk। कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं, कौन समझाता है? 315। विच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, वो भी कौन बताता है? 315। हाउ टू कलेक्ट, वो भी 315 बताता है। विच इंफॉर्मेशन, वो भी 315 बताता है। लेकिन रिस्क असेसमेंट बहुत जगह आता है, 540 में भी आता है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोले इसकी तो हर जगह आ जाता है। 550 में भी आता है, 540 एस्टीमेट में भी आता है, 550
रिलेटेड पार्टी में भी आता है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट में भी आ जाता है, 570 गोइंग कंसर्न में आता है। अरे हर जगह क्यों आ जाता है तू भाई? 402 में भी आता है, क्योंकि 550 में वो समझाता है रिलेटेड पार्टी की क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फॉर रिस्क। 560 में समझाता है सब्सिक्वेंट इवेंट की क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फॉर रिस्क। 570 में समझाता है गोइंग कंसर्न की क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फॉर रिस्क। 402 में बताता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फॉर रिस्क। इसलिए बार बार रिपीट होता है, और ये स्टैंडर्ड्स में ऐसा लिखा होता है, while collecting information, while performing risk assessment procedure as per SA 315, you should do following as per SA 402। अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन क्या इकट्ठा करना ये कहां बताया? 315। अलग अलग इश्यूज में कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो कहां लिखा है? अलग अलग एसेस में। कुछ लोग क्या रहता है, मोनोपोली बना लेते हैं, रिस्क असेसमेंट आया 315 लिख देंगे। ऐसे एसोसिएशन डेडली। बच्चा के बोलते सर एक एक आंसर में ऐसे लिखा था। जब मेरे को कसम से कोई बच्चा आके बोलता ना एक एक आंसर ऐसे लिखा, समझा मैं? तेरे को ऐसा लगता है ऐसे आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत बड़ा तीर मारा, मतलब बहुत मुश्किल है तेरी कहानी। ऐसे उसको नहीं बोलता मैं। अगर तेरे को ऐसा लगता है ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी चीज है, अरे बेटा ऐसे के अंदर 10 पॉइंट आते हैं, 10 टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक्स, उसमें से कौन सा लिखना, इसको बोलते हैं असली नॉलेज। तेरे को तो ऐसा लगा ऐसे लिखा अपन ने तीर मार लिया, करेक्ट? तो ये आपने ऐसा ना चाहिए, सही ऐसे का पार्ट लिख के आया मैं, उसको बोलते सही आंसर देना। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग करते हैं वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, धंधा कौन सा है, सब कुछ हम। और अगली बार आपको ये वर्ड आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इट सिंपली मींस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क। अगला वर्ड है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। अरे बेटा इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश में देखोगे ना तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये वर्ड और आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ये वर्ड दोनों कैसे लगते हैं? सेम। वो लगते होंगे तुमको, वेरी गुड। अब नहीं लगने चाहिए, दोनों अलग है। इसलिए ऐसे में जब वो लिखते हैं ना सेंटेंस, फिर समझ में नहीं आता, ऐसा सेंटेंस रहता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शुड प्रोवाइड बेस फॉर आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क। उसको समझने के लिए यह समझना पड़ता है कि दोनों अलग होते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क मींस आइडेंटिफाई करना मतलब क्या? पूछना व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अगला कदम उठाना, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कहां गलती हो सकती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग रिस्क। असेसिंग रिस्क मतलब छोटी रिस्क है, बड़ी रिस्क है, या फिर असर्शन लेवल रिस्क है। असर्शन वर्ड बोले इसने तो माथा ही खराब कर दिया, बोले दिमाग सड़ गया मेरा, बोले असर्शन पढ़ पढ़ के। असर्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी आपने ये ध्यान रखना है, जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और जानकारी इकट्ठा करना जब सोचते व्हाट कैन गो, दैट इज आइडेंटिफाइंग रिस्क। और उसी के साथ बोलते हैं असेस करना, छोटी रिस्क है कि बड़ी रिस्क है। असेस करना मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, उसको बोलते हैं असेस करना। और असेस में और एक आता है असर्शन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असर्शन क्या होता है? असर्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय असर्शंस? वो कोई भी चीज आपको समझा नहीं रहे ना साहब, आसान सिंपल वर्ड्स में समझा के बताओ असर्शन क्या होता है, बस एकदम क्या होता है असर्शन? व्हाट डू यू मीन बाय असर्शंस?
हाँ भाई, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ा सोच ही लो, असर्शन क्या होते हैं। एफर्ट्स भी efforts, okay, okay, yes, what else, anything? देखो सर, आपको पता है इस वर्ड पे सन्नाटा रहेगा, इसलिए तुम और गेम खेल रहे हो। तो सर ने ट्राई किया, बिल्कुल सही। हाँ वो बताइए। यस, समझ गया मैं, भावनाएं सही है। अब मैं उसको बताऊं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। All the information given in the financial statement is called as management assertions. जितनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी है उन्होंने, इज कॉल्ड एज असर्ट। असर्ट करना मतलब बोलना, असर्ट करना मतलब बताना। All the information given in financial statements by management is called as management assertions. जो बात डायरेक्टली लिख कर दी है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन। जैसे लिखा है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है दैट वी फॉलो SLM मेथड, एक्सप्लिसिट असर्शन, ठीक है। इन्वेंट्री 50 लाख की है, लिखा है एक्सप्लिसिट असर्शन, डायरेक्टली लिखा हुआ है। जो बात लिखी नहीं है बट अंडरस्टूड है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शन। लिखा नहीं है लेकिन पढ़ने वाला ये बातें अज्यूम कर लेता है, मान लेता है, सोच लेता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शन। और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ने इम्प्लिसिट असर्शन को ही डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि जो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है उसकी क्या चिंता करें, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लिखा नहीं है लेकिन लोग अज्यूम करते जनरली, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट असर्शन। तो अगर कभी आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 3 तरह का डेटा मिलता है। 3 तरह का डेटा आपको मिलेगा। आपको डेटा मिलेगा इनकम, एक्सपेंस का। आपको डेटा मिलेगा इनकम, एक्सपेंस, करेक्ट, या फिर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो मिलेगा, दैट इज नथिंग बट ट्रांजैक्शंस। फिर आपको, ठीक है, एसेट्स मिलेंगे या फिर आपको लाइबिलिटी मिलेगी, दैट इज नथिंग बट अकाउंट बैलेंसेस बोलते इसको, बैलेंसेस। या फिर आपको आखिरी मिलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, इसको आप बोलते हैं डिस्क्लोजर्स, करेक्ट। 3 तरह का डेटा है, 3 तरह का डेटा है। जो लिखा है वो तो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट। जो लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। जैसे अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग इज 100 करोड़, जो लिखा है वो एक्सप्लिसिट है। अब लिखा है तो लोग इस बात को अज्यूम कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर, लिखा है
कि रियलिटी में ये होगा, रियलिटी में होगा। सो दैट इज एग्जिस्टेंस। इट इज इम्प्लिसिटली सेइंग आई एग्जिस्ट। रियल है ये, लिखा है मतलब रियलिटी में होगा। एग्जिस्टेंस, इट इज इंप्लाइड दैट इट एग्जिस्ट। लिखा है मतलब कुछ भी छूटा नहीं होगा, ना कोई लैंड बिल्डिंग प्लॉट छूटा नहीं होगा। कंप्लीटनेस, इसका अमाउंट सही होगा। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन। हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब हम ही इसके मालिक होंगे। एक स्पेशल आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट्स के लिए राइट्स, लाइबिलिटी के लिए ऑब्लिगेशन। These are implicit, defined by the standard, ताकि हम सब लोग कंसिस्टेंट रहे हमारे अप्रोच में। उन्होंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको और बदल सकते हो, लेकिन लोग बदलते नहीं। बदल सकते चाहो तो। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है तो सब कुछ एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए। तो और एक चीज जोड़ सकते हो, कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। लेकिन चाहो तो नहीं, तो यही है इम्प्लिसिट असर्शंस है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपका P&L है, आपके सेल्स है 1000 करोड़, असली है, असली है, तो क्या आएगा आपका? इट इज रियल ऑकरेंस। यहां पे असली के लिए क्या था? एग्जिस्टेंस। सेल्स में असली के लिए क्या है? ऑकरेंस। वहां पे कुछ छूटा नहीं, क्या था उसका? कंप्लीटनेस। यहां पर भी कंप्लीटनेस। वहां पे अमाउंट सही, उसके लिए क्या था? वैल्यूएशन। सेल्स का अमाउंट भी सही है, उसके लिए एक्यूरेसी। करेक्ट। वहां पे एक स्पेशल था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यहां पे दो स्पेशल है, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। मेरा जो बोलने का तरीका है ना, वो भी कॉपी करो। मैंने दोनों को एक ही जैसा बोला। यहां रियल है तो एग्जिस्टेंस, यहां पे ऑकरेंस। कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस। अमाउंट सही है, वैल्यूएशन एक्यूरेसी। स्पेशल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहां पे क्लासिफिकेशन कट ऑफ। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में गड़बड़ नहीं हुई है, दैट इज क्लासिफिकेशन। रेवेन्यू में भी सही डिपार्टमेंट में गया है, दैट इज क्लासिफिकेशन। कट ऑफ इस साल का, अगले साल नहीं, अगले साल का इस साल नहीं। दीज आर असर्शंस, दिस इम्प्लाइड। और स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बनाने वालों ने देखा है, ये जो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन है, इसी में मिसस्टेटमेंट के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए डिफाइन करते हुए उन्होंने देखा, पीपल जनरली अज्यूम दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स गो रॉन्ग। बराबर। तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, दैट इज असर्शन। लिखी है तो एक्सप्लिसिट, नहीं लिखी है तो इम्प्लिसिट। करेक्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, यही तो काम है ऑडिटर का। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको चेक करना, उसको चेक करना। अब इनका कहना है, आप आइडेंटिफाई करो रिस्क एट असर्शन लेवल। सर्जिकल स्ट्राइक करो, इधर उधर पत्थर मत फेंक के मारो, टाइम वेस्ट मत करो खुद का। आइडेंटिफाई एग्जैक्टली विच फाइनेंशियल आइटम एंड विच इंप्लाइड इंफॉर्मेशन। जहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है ना, वहां पे, जहां पे प्रॉपर्टी खरीदी वहां पे डिस्प्यूट बहुत चल रहा है। किसमें रिस्क है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। छोड़ना यार, सबसे बड़ी रिस्क राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में। 2 लॉयर चाहिए मेरे को, और पूरा इस पे ध्यान देंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में है और हमारे पास में क्लीन टाइटल है कि नहीं है। इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। मेरे को बाकी चीजों पे ध्यान देना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे सबसे ज्यादा मेरे को ध्यान देना है। मेरे को पता है कि पेमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे को पता है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट की नीयत खराब नहीं, कंप्लीटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने पैसा भी बराबर दिया है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे इस पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे, तो उस पे मेहनत करना है यार। आलतू फालतू चीजें क्यों चेक कर रहा है?
कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शन मेक्स अस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बना क्यों है? एफिशिएंट और इफेक्टिव बनने के लिए। एग्जैक्टली उस मुद्दे पे ध्यान दे जहां दिक्कत है लाइफ में, उधर ध्यान देना भाई। ऑडिट में प्रॉब्लम है, उधर ध्यान दो। अगर हम उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए प्रोसीजर लगाएंगे, उसके लिए एविडेंस लेंगे, तो ये हमको बनाएगा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। कम समय कम रिसोर्सेस में हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसका अपोजिट कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। जब मुझे पता है कहीं पर भी गलती हो सकती है, एनीवेयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर, एनीवेयर, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। भाई साहब, एएस से इंडिया शिफ्ट हुए, किधर भी गलती हो सकती है, एनीवेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। भाई साहब, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, बहुत ही नालायक लोग हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं, बहुत ही नालायक लोग हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं। अगेन दैट इज अ, कहीं पर भी गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। जब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहां मुझे नहीं पता, कहीं पर भी हो सकता है, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। तो दोनों के लिए अप्रोच बदल जाता है। जैसे आप मुझे बोलेंगे कि आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जाएगा, राइटिंग में प्रॉब्लम है तो। आप बोलेंगे कि मेरे को कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे प्रॉब्लम में दिक्कत है, उसमें भी जब फिक्स्ड ओवरहेड आता है उसमें दिक्कत है, दैट इज अ असर्शन लेवल रिस्क। तो दो लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। नाउ अब ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, हमारा एग्जाम्पल, हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, मतलब कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क। तो हमको पता चला इंडस्ट्री में स्लो डाउन है साहब इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, पता चला। अच्छा, और इन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया अगस्त के महीने में। अच्छा, दो चीजें पता चली, ठीक है, अगले स्टेप पे आओ। दो चीजें पता चली, स्लो डाउन और सॉफ्टवेयर चेंज, एसएस, दो चीज। अब आए हम लोग, व्हाट कैन गो रॉन्ग? इन्वेंट्री में स्लो, अगर इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, डेटर पैसा डुबाएंगे, डेटर पैसा डुबाएंगे साहब। डेटर का अमाउंट गलत हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम पड़ सकता है, डेटर के वैल्यू में प्रॉब्लम है, डेटर में प्रॉब्लम है, डेटर के अमाउंट में प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन लेवल रिस्क। फिर इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो सकती है, इन्वेंट्री की भी वैल्यू प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन लेवल रिस्क। सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है साहब अगस्त के महीने में, पूरा महीना अकाउंटिंग गड़बड़ हो सकती है, कहीं पर भी गलत होगा साहब, किधर भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। नेक्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाइंग रिस्क, असेसिंग। कौन सा? असर्शन लेवल पे, कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि मैं बता सकूं एग्जैक्टली यहां प्रॉब्लम होगा, दैट इज असर्शन लेवल। जब मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कहां, कहीं पर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अरे बोले डेटर 500 करोड़ के हैं, आज से 7 साल पहले हुआ था ऐसा ही, आधे डेटर ने पैसा डुबाया था, 250 करोड़ की रिस्क है, इन्वेंट्री 10 करोड़ की है, कुछ भी हुआ तो स्क्रैप में बेच करके भी 5 करोड़ मिल जाएंगे, 5 करोड़ की रिस्क है। डेटर की रिस्क बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इन्वेंट्री, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, दैट इज असेसिंग रिस्क। अब हमने हमारा एग्जाम्पल भी ले लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल, रिस्पॉन्स टू रिस्क का करोगे का? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो ओवरऑल रिस्पॉन्स, टीम को बड़ा कर दे, टीम में ज्यादा सीनियर्स को लेके आ, मोर टीम मेंबर्स, मोर सीनियर्स, एक्सपर्ट्स, टीम को खड़ा करके बोल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल बढ़ाओ, अलर्टनेस का लेवल बढ़ा दो अपने, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्ट रहो, सरप्राइज टेकिंग ज्यादा करो, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल रिस्पॉन्स।
असर्शन लेवल रिस्क है तो क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेक्निकल वर्ड है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज अ टेक्निकल वर्ड, लेकिन इंग्लिश में इट लुक्स अ नॉर्मल वर्ड। वही तो बात है, फनी लैंग्वेज। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यहां पे जब आपको मिल जाए लाइफ में ना कि रिस्क क्या है, तो आपका प्लानिंग फेज खत्म। बराबर? रिस्क मिलने के बाद फिर आपको तोड़ना शुरू करना पड़ेगा रिस्क को, कि ये रिस्क में गलतियां हुई है कि नहीं हुई है। जो असर्शन लेवल रिस्क है, पहले आपको देखो, गलतियां रोकना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कंपनी में सिस्टम बनाना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना। व्हाट इज इंटरनल? कंपनी के अंदर रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स बना ताकि काम सिस्टमैटिकली हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, बिना फ्रॉड या एरर के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। वो उनका काम है। अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो हमको आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसीलिए सब इंटेलिजेंस पूरा बना इसीलिए ताकि हम एफिशिएंट और इफेक्टिव। पहले जाके ये देख लो, पहले जाके देख लो मैनेजमेंट ने सिस्टम कैसे खड़ा किया है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये बता तेरा डेटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है? साहब कोई भी नया डेटर आते 10 पेज का फॉर्म भरवाते, क्या बात कर, बहुत बढ़िया। और क्रेडिट रेटिंग करवाते, क्या बहुत बढ़िया। फिर सीएफओ को जाती है क्रेडिट रेटिंग, वो क्रेडिट लिमिट तय करता है। फिर लिमिट तय होने के बाद में, एक बार लिमिट तय हो गई, सॉफ्टवेयर में फीड करते लिमिट को हम लोग। कोई आदमी उसके ऊपर नहीं आ सकता, सीएफओ नहीं, एमडी नहीं, कोई नहीं, जब तक आईटी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जाके लिमिट चेंज नहीं होती। नो वन कैन गो अबाउट दैट। क्या सिस्टम है, जबरदस्त। तेरे डेटर तो बहुत, अरे फिर साहब सोच समझ के माल बेचा है, जिसको बेचा है सही अमाउंट पे बेचा है, सही लेवल पे बेचा है। विश्वास बढ़ गया मेरा तेरे ऊपर। तेरे डेटर अच्छे क्वालिटी के होंगे, तेरे डेटर बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे, बहुत बढ़िया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। क्योंकि मेरे को जो ओपिनियन देना है वो कंट्रोल पे नहीं देना है, मेरे को बैलेंस शीट पीएनएल पे देना है। जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके निकलता हूं, अब मैं बोलता हूं मेरा फोकस है टीबीडी, ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। जब मेरा फोकस उसके ऊपर आएगा, उसको बोलते हैं मैं बैलेंस शीट में 500 करोड़ के डेटर है, उसको चेक करना चाहता हूं, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना। दैट इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज द बिगिनिंग एंड देन वी गो अहेड। समझ में आता है मेहनत कहां पे ज्यादा करूं, कहां पे कम करूं। जब हम एक्चुअल मेहनत करते टीबीडी पे, उसको बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अच्छा अब सुनो, दोनों में चेकिंग एक जैसी होती है सर? मतलब सेल का बिल लिया, देखा सीनियर ने साइन किया था ना, अप्रूव किया था ना सीनियर ने, जब मैं साइन चेक करता हूं तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब मैं उसका सेल का क्वांटिटी रेट चेक करता हूं, देखता हूं बराबर एंट्री पास होगी नहीं, वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर हो गया। मतलब इन शॉर्ट, डॉक्यूमेंट उसी तरह के मिलेंगे, लोग उसी तरह के मिलेंगे, चेकिंग भी उसी तरह की मिलेगी, लेकिन इंटेंशन अलग है। जब मेरा इंटेंशन ये है कि सिस्टम चल रहा कि नहीं चल रहा, सिस्टम है क्या और चल रहा है क्या, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब मेरा फोकस ये है कि बैलेंस शीट पीएनएल में टीबीडी बराबर है ना, दैट इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज है, दोनों के अंदर फर्क नहीं समझ पाते। इंटेंशन अलग है, यहां पे इंटेंशन सिस्टम चल रहा है क्या, यहां पे इंटेंशन टीबीडी सही है क्या, डॉक्यूमेंट्स उसी तरह के हैं, लोग उसी तरह के हैं, चेकिंग उसी तरह की है। इंटेंशन इज डिफरेंट। इनफैक्ट
प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों साथ में लगाते, बिल लेते, कुछ पॉइंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल के चेक करते, कुछ पॉइंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर के चेक करते, और इसकी चेकलिस्ट कंबाइन बनती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। तो अगर आपकी असर्शन लेवल रिस्क है तो वो असर्शन को प्रोटेक्ट करने वाला जो कंट्रोल था वो चेक करो, उसको बोलते टेस्ट ऑफ कंट्रोल। चेक करने के बाद अब फोकस करो अमाउंट पे। आपके अब जो बैलेंस शीट पेन पे दिख रहा है उसको हम बोलेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंशिएट करने के दो तरीके। पहला, एयर कंडीशन चेंबर में बैठो आराम से, एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के रेशियो, ग्राफ, परसेंटेज निकालो, कंपैरिजन करो उसका, एकदम पैर ऊपर करके आराम से बैठ के। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। दिमाग लगाओ, एनालाइज डेटा। ये डेटा उससे मैच हो रहा क्या, वो उससे मैच हो रहा क्या, रेशियो मैच हो रहा क्या, ग्राफ कैसा आ रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैदान में उतरो, डॉक्यूमेंट देख, बिल देख, वाउचर देख, लोगों से पूछताछ कर, फिजिकल वेरिफिकेशन कर। दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ करो, सैंपलिंग। इनकम एक्सपेंडिचर को वैसे चेक करना, उसको वाउचिंग बोलते हैं। वाउचर से चेक करना ट्रांजैक्शन बराबर है कि नहीं। वाउचर इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको देखकर पता चलता है ट्रांजैक्शन बराबर है कि नहीं। एसेट लायबिलिटी चेक करो, दैट इज वेरिफिकेशन। ये सब करके हमको एविडेंस इकट्ठा करना होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर बेवकूफी मत करो, सिर्फ खुद मेहनत, अरे दूसरों ने मेहनत की उसको भी यूज करो। यूज वर्क डन बाय अदर्स, एविडेंस इकट्ठा करते वक्त। ब्रांच ऑडिटर 600 में, इंटरनल ऑडिटर 610 में, एक्सपर्ट 620 में। आखिरी सबूत, लास्ट एविडेंस, सब कुछ होने के बाद। साल भर मैनेजमेंट ने बहुत सारी बातें ओरली बोली थी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, केस में तो ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, बहुत सारी बातें ओरली बोली थी, बहुत सारे जजमेंट्स लगाए थे, करेक्ट, सब लिख के चाहिए। तू पलट गया तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ रहूंगा दुनिया के सामने। लिख कर दे। मैं जितने सबूत ले सकता था ले दिया मैंने। अब तू निके जितने भी जजमेंट्स है, ओपिनियन दे, जितने तूने ओरली बात, हर चीज में थोड़ी एक्सपर्ट लेके आ सकता हूं। वी हैव कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। जितनी बातें तूने ओरली बोली थी, जितने जजमेंट्स और ओपिनियन थे, जहां पर भी थोड़ा भी एलिमेंट ऑफ डाउट था, सारी बातें लिख कर दे कि तेरे हिसाब से सही है। कल कुछ गलत हुआ ना भाई, पहले जेल तू जाएगा। तूने लिख कर दिया है, मैं जाऊंगा कि नहीं वो आगे की बात है, लेकिन पहले तो तू जेल तू जाएगा। मेरा लाइन ऑफ डिफेंस है, लिख के दिया सब। और जब आदमी से लिख कर मांगते हैं ना, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूव्स। आपने लिख के मांगना चाहिए, सर आज आप जो भी बोलोगे वो सब लिख कर दो, फिर आप सोच समझ के बोलोगे। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विल इंप्रूव। सही बता रहा हूं। तो सारे सबूत ले लिए, फिर देखो, सबूत को देखकर इवैल्यूएट करो, मिसस्टेटमेंट है क्या, मिसस्टेटमेंट है क्या। फिर उसके बाद में आप बनाते हो ओपिनियन। साइन नहीं करना, नहीं 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 नहीं, साइन नहीं करना। ओपिनियन सिर्फ ड्राफ्ट बनाओ। खुद की गलती खुद को नहीं समझती। अरे साहब, खुद की गलती खुद को समझती तो बात ही क्या थी। आदमी गलती करता ही नहीं, सबके साथ है, आपकी और मेरे दोनों के साथ। हमको कोई चाहिए जो हमको ऑब्जर्व करे, हमको ऑब्जर्व बताए रहे और हमको बताए हम कहां पे गलत है। तो अगर आपको कोई टोकने वाला, डांटने वाला, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। बराबर घर वाले बोलते रहते हैं, अच्छी बात है, वो सच्ची बातें रहती है। तो वैसे यहां पर भी खुद की गलती खुद को नहीं समझती, इसलिए नॉन टीम मेंबर को बुलाओ, बाहर वाले को। नॉन टीम मेंबर, बाहर वाला मतलब टीम में नहीं था वो, और उसको बोल आके देखे एक बार। उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट की क्वालिटी बराबर है कि नहीं, उसके लिए रिव्यू करवाओ, EQCR। फिर साइन करो, रिपोर्टिंग खत्म।
काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेंटेन दी डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर ऑडिट वर्क, क्योंकि लोग आते रहेंगे आपके पास, झूठा है तू, गलत है तू, फ्रॉड है तू, डॉक्यूमेंट्स बता, ये हूं मैं। बराबर कुछ भी बकवास मत करो, ये डॉक्यूमेंट में सब था भाई। और खुद को इंप्रूव करने कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस जो भी असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट किए उसका इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए। देयर शुड बी इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। बात समझिए आपको? ठीक है। सो दिस वाज कोर ऑडिट प्रोसेस। पहला फेज इनिशियल फेज, साइन जब क्या खत्म हुआ, फिर प्लानिंग फेज, फिर एग्जीक्यूशन, एविडेंस इकट्ठा किया, फिर रिपोर्टिंग एंड अदर। ठीक है, चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, लेक्चर के साथ साथ ही उसका सुपर रिवीजन आपने देखना है इमीडिएटली। उसमें रिवीजन होती है तो बार बार उसको आपको देखना है, और व्यूज खत्म हो रहे उसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो रिवीजन वाला पार्ट है आपको अलग से ऐप में या अलग से दे, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स देखें। प्लीज वॉच ऑल द सुपर रिवीजन लेक्चर्स अलॉन्ग विथ लेक्चर्स ओनली। एक बार तो आपको देखना मस्ट है।